एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको, यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि इसके लिए CUET का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है यूनिवर्सिटी की कुछ अपने अलग अलग क्राइटेरिया भी हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं CUET के लिए। तो ठीक है, तो मैं DU की इसमें बात करने वाला हूँ। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्राइटेरिया रखे गए हैं सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए। तो हम सबको पता है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 3 सेक्शन में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न जो है वो जनरल टेस्ट को लेकर के है। ठीक है, जनरल टेस्ट को लेकर के, जनरल टेस्ट जो होगा वो किन किन सब्जेक्ट्स वालों का होगा। तो अब यहाँ पर आप अगर आएंगे तो आप देख पाएंगे इन सब्जेक्ट्स का जो एडमिशन है अंडर ग्रेजुएशन में, इन सब्जेक्ट्स पे जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज वाले सारे कोर्सेज दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो है कोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, फाइन आर्ट वगैरह। ओके, तो यहाँ पर है ये लिस्ट 1। ठीक है, इन 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 में से जो है एक लैंग्वेज सबको चुननी है। ये कंपलसरी है कि आप एक लैंग्वेज जो है, इसमें आपको एक लैंग्वेज पे पकड़ होनी ही चाहिए। ठीक है, और DU का मानना ये है कि इस एक लैंग्वेज में आपको जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको इस एक लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो है पास होना आपको ज़रूरी होगा और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद जो है ये रहे हैं सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन जो कि दिए गए हैं लिस्ट B1 और B2 के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ याद रखना है कि लिस्ट B1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और लिस्ट B2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इसी का जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, सोल और अगर आप NC वेब के स्टूडेंट्स हैं या सोल वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर admission.uod.ac.in। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, कहीं आप लोग भी चाहें जो और उसी पे अप्लाई कर दें तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखें, अगर कोई भी जो है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एडमिशन कर लेना चाहता है BA ऑनर्स अरबिक में। ठीक है, अरबिक में लेना चाहता है तो उसे जो है CUET तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांगा गया है इसमें? इसमें मांगा ये गया है कि उस व्यक्ति को जो है लिस्ट A से कोई 2 सब्जेक्ट चुनने हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, लिस्ट 1 से जो है अरबिक सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, लिस्ट A में से जो है अरबिक सब्जेक्ट चुनना है और कोई 2 सब्जेक्ट चुनने हैं लिस्ट B1 से। ठीक है, और कोई एक सब्जेक्ट चुनना है लिस्ट B1 या B2 से, किसी में से भी एक सब्जेक्ट और चुनना है। इनको आप जो है फिलअप करेंगे एज द कॉम्बिनेशन। या अगर आप इनमें से नहीं चुनना चाहते तो नीचे ऑप्शन दे रखा है कि आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई एक लैंग्वेज चुन लें लिस्ट A से और कोई दो सब्जेक्ट चुन लें B1 से और कोई एक सब्जेक्ट चुन लें आप B1 या B2 से। इसी के आधार पर आपकी जो है मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हर एक का जो है क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। मैं मेन सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ जिसकी डिमांड जो है ज़्यादा रहती है। ठीक है, उनकी मैं बात करता हूँ। जैसे हिंदी ऑनर्स हो गया, और अगर आप हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ये है कि आपको लिस्ट A में से जो है हिंदी को चुनना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे B1 में की लिस्ट में से। ठीक है, B1 की लिस्ट में से, और कोई एक सब्जेक्ट और चुनना पड़ेगा आपको जो B1 या B2 वाली लिस्ट में से किसी से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी के बेस्ड पर जो है आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे वो इसी के बेस्ड पर ही होंगे। और नीचे जो है ये कॉलेजेस दे रखे हैं कि आप जो है हिंदी ऑनर्स अगर करना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेजों के लिए आप जो अप्लाई कर सकते हैं और किन किन कॉलेजों में कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है इसमें। ओके, अब जो दूसरी जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है आर्ट्स के स्टूडेंट अगर आप हैं तो वो रहती है इनकी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की। कहाँ गया पॉलिटिकल साइंस? अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मैं बता देता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी आप देख सकते हैं इसका भी क्राइटेरिया जो है एकदम सेम ही रखा गया है कि कोई एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से प्लस मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी लिस्ट B1, यानी B1 से भी आपको जो एक सब्जेक्ट लेना होगा, उसी के आधार पर जो आपका क्राइटेरिया तय होगा। ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया। और अगर हम बात करें ज्योग्राफी ऑनर्स की तो बिल्कुल वही है क्राइटेरिया इसमें भी है। ठीक है, और हिंदी पत्रकारिता का भी जो है थोड़ा सा इसमें बदल दिया गया है। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता अगर आप करना चाहते हैं तो ऊपर वाला तो क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया था हिंदी ऑनर्स के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरे बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और वो हिंदी ऑनर्स करना चाहता है तो आपको कॉम्बिनेशन 2 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट ए में से आपको हिंदी चॉइस करनी पड़ेगी और फिर जो है उसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यानी सेक्शन 3 रहेगा इसमें आपके लिए। इन कॉलेजों में इतनी इतनी सीटें हैं, ये भी आपको जो है याद रखनी है। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए भी क्राइटेरिया वही है जैसा मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज रहेगी, 2 सब्जेक्ट चुनना है, मतलब 3 सब्जेक्ट लगभग आपको चुनने होंगे इसमें। फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला सब्जेक्ट है अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो इसमें जो क्राइटेरिया है बिल्कुल वैसा है जैसा आपको मैंने बताया, कोई एक लैंग्वेज चुननी है। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट चुनने हैं B1 वाली लिस्ट से, और एक सब्जेक्ट चुनना है आपको B1 या फिर B2 वाली लिस्ट से। इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए जनरल टेस्ट नहीं दिया गया है, इसमें जनरल टेस्ट की बात नहीं की गई है। सोशोलॉजी में बिल्कुल ऐसे ही क्राइटेरिया है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप BA प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो इसका क्राइटेरिया जो है सबसे ज़्यादा टफ थोड़ा सा कर दिया गया है, कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीटें इसमें हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इसमें होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से करियर ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। आप जैसे कोई बीएड वगैरह करना चाहता है तो वो उसी में जाएगा, कोई यूपीएससी करना चाहता है, स्टेट पीसीएस करना चाहता है तो वो भी यही लेता है। ठीक है, क्योंकि होता इसमें यह है कि आपको कई टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं और आपकी नॉलेज जो है वो हर एक सब्जेक्ट के पर बढ़ती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है यही लेना पसंद करते हैं। तो इसी को देखते हुए जो इसका क्राइटेरिया है थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की गई है। जैसे कि कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है, ठीक है, लिस्ट B1 से 2 सब्जेक्ट आपको लेना है, और कोई एक सब्जेक्ट लेना है B1 और B2 से, और यानी 3 सब्जेक्ट हो गए, एक लैंग्वेज हो गया, आपको करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं या आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप कोई एक लैंग्वेज लेंगे, कोई एक सब्जेक्ट ले लें B1 या B2 की लिस्ट से, और फिर जनरल टेस्ट दे दें बस। इससे भी जो है आपका एडमिशन हो जाएगा BA प्रोग्राम में। ठीक है, तो आप इतना जब देंगे, आप अपने जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के देंगे उसके बेस्ड पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में आपके अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं, आप अच्छे अंक लाते हैं, तब जाके जो है आपकी मेरिट तैयार की जाती है। ठीक है, तब आपके चांसेस बढ़ते हैं। किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं ये आप देख लें ज़रूर। ठीक है, तो बहुत सीटें हैं, लेकिन जो है कंपटीशन भी इसमें बहुत हाई होता है, ये चीज़ आप याद रखें। आप उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। और अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट्स की, जैसे बॉटनी वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे तो जो जनरल टेस्ट है वो नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये ख़ास बात है कि ये कॉमन टेस्ट इसमें बहुत ही कम सब्जेक्ट के लिए दिए गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी देखें आप, जो है जनरल टेस्ट को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो आप इसे जो है बारीकी से पढ़ सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो है आप इसे इजीली पढ़ें, पहले समझें और फिर अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, और फॉर्म में गलती ना करें, क्योंकि गलती अगर हो गया तो अभी तक जो नोटिफिकेशन में जो है करेक्शन की डेट नहीं बताई गई है। होता यह है कि अगर कोई गलती हो जाती है नोटिफिकेशन में तो करेक्शन की एक डेट बताई जाती है जिसमें आप अपना सुधार कर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन इसमें अभी तक कोई ऐसा नहीं बताया गया है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, सो
यही सब पॉइंट्स थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।